ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज का ऑब्जेक्टिव है कि आज इंशाल्लाह हम ट्रांसफॉर्मेशन नया टॉपिक जो है उसका आगाज़ करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसमें हमें क्या करना होता है। तो पहले ये बात समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड वी ट्रांसफॉर्म दैट एंड वी गेट इमेज। हमारे पास जो ओरिजिनल शेप, कोई कोई शेप्स हमें दिए हुए होंगे। इट कैन बी ट्राइंगल्स, इट कैन बी हेक्सागॉन्स, इट कैन बी पेंटागॉन्स, इट कैन बी क्वाड्रिलेटरल्स। कोई भी शेप हमें दिया हुआ होगा और हमें कहा जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके इमेज निकालो। और बाज़ औक़ात हमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ होता है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद इमेज भी दिया हुआ होता है, और हमसे पूछता है बताओ कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो दो किस्म के दो तरीके से सवाल पूछा जाता है तकरीबन, ज्यादातर। कि हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बताई जाती है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और हमें कहता है इमेज निकालो। या हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिए हुए होते हैं, कहता है बताओ कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू गेट इमेज। ऑब्जेक्ट को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें इमेज मिल जाती है। और यही बात मैंने समझाई हुई है कि ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्म हुआ और हमें इमेज मिल गई। अच्छा, अब कितने किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले 6 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करती थी। 3 आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होती थी और 3 नॉन आइसोमेट्रिक होती थी। लेकिन अब जो है वो आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन 3 की 3 मौजूद है, पर नॉन आइसोमेट्रिक जो है वो सिर्फ एक रह गई। तो सबसे पहली बात, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमेट्रिक होती हैं? तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सेम रहे, ना साइज में कोई फर्क आए, ना छोटा बड़ा हो रहा हो, और ना शेप में कोई फर्क आए। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। याद रखें, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इफ two figures have same shape and size, this means the two figures are congruent। congruent figures हो जाएगा, क्योंकि दो शेप्स हैं, उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसका मतलब वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। सही है। शेप और साइज जब दोनों सेम होता है, इसका मतलब हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स है। अच्छा, याद रखें 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हैं हमारे सिलेबस में जो आइसोमेट्रिक वाली हैं। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें शेप और साइज चेंज नहीं होता, जिसमें फिगर्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। वो 3 किस्में हैं इसकी, एक रिफ्लेक्शन है, एक ट्रांसलेशन है और एक रोटेशन। तो ये तीनों वन बाय वन हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, इसी ऑर्डर में। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पहले 3 थी। ओ लेवल्स में 2018 के बाद, 2018 से सिर्फ एक रह गई 3 में से। आईजीसीएसई में उससे पहले से जो है वो स्ट्रेच और शेयर हुआ करती थी, वो उससे पहले से नहीं। जबकि ओ लेवल्स में स्ट्रेच और शेयर हुआ करती थी और वो फिर हटा दी गई थी। तो नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें 3 हुआ करती थी, इनलार्जमेंट, स्ट्रेच और शेयर। स्ट्रेच और शेयर अब हमारा सिलेबस का पार्ट सालों से नहीं है। अब एक ही नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, इनलार्जमेंट। इसी मिक्सिंग की वजह से हमारे जो ओ लेवल क्लासिफाइड के पास पेपर्स थे उसके अंदर आपको मिक्सिंग मिलती थी, इसलिए मैंने एलएमएस पे वो वाले पास पेपर्स अपलोड नहीं किए, बल्कि मैंने एलएमएस पे ट्रांसफॉर्मेशन की एक मुख्तलिफ वर्कशीट अपलोड की है, जो कि मुझे उसूलन पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, जो मैंने सोचा भी था कि मैं करूंगा, बट इसी वजह से मेरे जहन से निकल गया। और अब मैंने वो एलएमएस पे अपलोड कर दिए, लिहाजा जिन्होंने वो प्रिंट नहीं की वो उससे अभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर उनका प्रिंटर अवेलेबल है तो फ़ौरन प्रिंट कर लें। और अगर आईपैड वगैरह की सहूलत है तो वो फाइल आईपैड वगैरह पे ले आएँ, ताकि मेरे साथ साथ कुछ सवाल सॉल्व कर सकें। और अगर दोनों चीज़ों की सहूलत नहीं है तो फिर उस केस में आप अर्जेंट बेसिस पर आज ही या फिर मैक्सिमम कल तक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा लें, ताकि फिर जो है आपको जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूं वो आप कर सकें। बल्कि ये काम आप प्रायोरिटी पे आज ही कर लीजिएगा, लेकिन अगर आज ना हो पाए तो अर्जेंटली कल फर्स्ट हाफ में करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो वो हैंड आउट मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दिया है।
जो आप देख सकते हैं पहला ही पेज है, उसका नाम है, जिस नाम से वो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस वर्कशीट। अच्छा, उस प्रैक्टिस वर्कशीट के आंसर्स भी हैं जो मैंने अपने हाथों से सॉल्व किए हुए हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन जो मैं करवाऊँ और कुछ जो मैं ना भी करवाऊँ तो आप खुद से जब सॉल्व करें तो आपको वहां से उसके आंसर्स मिल जाएं। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन के आईजीसीएसई के पास पेपर्स भी हैं, वो भी प्रैक्टिस के लिए आप उसको डाउनलोड और प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रायोरिटी पे जो प्रैक्टिस वर्कशीट है वो आपने करनी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस वर्कशीट के थ्रू ही मैं पढ़ाऊंगा। लिहाजा ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस वर्कशीट का पहला ही डॉक्यूमेंट आपको नजर आएगा एलएमएस पर, उसको आप प्रिंट करके अपने पास हार्ड कॉपी में रख लें। अच्छा, अब नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जिसमें शेप में चेंजिंग आती है, या फिर साइज में चेंजिंग आती है, या दोनों में चेंजिंग आती है। तो शेप एंड और साइज, एंड और का क्या मतलब है? एंड और का मतलब है शेप एंड साइज दोनों में चेंज, या फिर शेप और साइज में किसी एक चीज में चेंज। तो अब शेप चेंज होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेच और शेड थी, जो कि अब नहीं रही। तो अब एक ही है जो हमारे सिलेबस में है, वो है एनलार्जमेंट, जिसमें साइज चेंज होता है। और जब साइज चेंज होता है तो आपको पता है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट है। ये 2 था, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 6 है, और ये या कुछ और कर लेते हैं, मिसाल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ जो ट्राइंगल आएगा उसमें ये अगर 6 हो गया, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अगर ये डबल हो रही है तो ये भी डबल होगी, और ये भी डबल होगी। सिमिलर फिगर्स में जो होता था ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशो सेम होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। Enlargement is just like similar figures. Size of the object will change. Shape या साइज में से कोई भी कुछ भी चेंज हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन आइसोमेट्रिक कहलाती है। बट अभी हमारे सिलेबस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ इनलार्जमेंट है नॉन आइसोमेट्रिक में, जिसमें सिर्फ साइज चेंज होता है, शेप में कोई तब्दीली नहीं आती। इसी में लिखा हुआ भी इनलार्जमेंट में शेप रिमेन सेम, साइज चेंजेस। सही है जी, ये बात हमने आपके सामने पेश कर दी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन अब हमें पढ़नी है? भाई 4 किस्म की पढ़नी है, जिसमें से आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन और एनलार्जमेंट। अब मैं स्टार्ट करूंगा रिफ्लेक्शन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपको कॉन्सेप्ट भी मिल गया कि एक ऑब्जेक्ट, एक फिगर होगा, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट इमेज लानी होगी। ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा और मुझे बताया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करो, रिफ्लेक्शन करो, या ट्रांसलेशन करो, या रोटेशन करो, या एनलार्जमेंट करो, और मुझे कहेगा इमेज ड्रॉ करके दिखाओ। तो एक इस तरह से सवाल आता है, और एक सवाल इस तरह से आता है कि ऑब्जेक्ट वाला फिगर भी बना हुआ होता है और इमेज वाला फिगर भी बना हुआ होता है। मुझे कहता है बताओ कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। फिर आपको सोचना पड़ता है, क्या ये रिफ्लेक्शन है, क्या ये ट्रांसलेशन है, क्या ये रोटेशन है, क्या ये एनलार्जमेंट है। अब जब आपको सारे किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा चुका हूँ तो फिर आप उस पॉइंट इन टाइम पे रिकॉल करने की पोजीशन में होंगे। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाता हूँ। सही है, तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जिससे मैं शुरू कर रहा हूँ वो है रिफ्लेक्शन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक्स थी थोड़ी सी, कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या बेसिकली। अब उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको रिफ्लेक्शन की कवरेज देता हूँ कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सही है, तो ये रिफ्लेक्शन पे हम आ जाते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 जो है वो है रिफ्लेक्शन। अब ये एक बात याद रखें, हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खास चीज होती है। एवरी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग। हर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट, देख, हर इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम होता है, या उसकी कोई फैमिली होती है, या उसके कोई पेरेंट्स होते हैं, है ना। या अगर मैं आसान रखूं तो हर बंदे की रिप्रेजेंटेशन उसके नाम से होती है। भाई ये मैं, मुझसे कोई मिलेगा तो बोलेगा ये कौन साहब है, तो आप बोलेंगे ये तो सुफियान साहब है। तो नाम जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नाम यूज होता है, जिससे उस बंदे की पहचान बनाई जाती है। और जब वो बच्चे का नाम नहीं होता, छोटा होता है, मिसाल है बच्चा बेबी बॉर्न हुआ है, तो हम कहेंगे ये इरफान साहब का बेटा है। जैसे अगर मेरे वालिद साहब का नाम इरफान है, तो मैं पैदा होऊंगा और मेरा नाम नहीं रखा गया, तो कहा जाएगा ये इरफान साहब का बेटा है। किसी ना किसी तरह उस बच्चे को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके अब्बा के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके अम्मा के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका अपना नाम अगर रख लिया जाएगा तो उसको अपने नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लिहाजा हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई ना कोई चीज होती है। तो रिफ्लेक्शन में वो खास चीज जिससे रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है,
उसका नाम है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके मुख्तलिफ नाम है, जिसको एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, जिसको मिरर लाइन भी कहा जाता है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसको हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। कह तो सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो, वैसे लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का वर्ड अभी फिलहाल काट दें, तो छोड़ दें। लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर मिसाल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लाइन ऑफ सिमेट्री उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जबकि अभी मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है तो उसकी इमेज आपको यहाँ नजर आएगी, तो फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। सही है? तो मिरर लाइन इसको कह सकते हैं भारत। लाइन ऑफ सिमेट्री का वर्ड इस वक्त, जब मैंने लास्ट टाइम लिखा होगा तो मैंने ही लिखा था, खैर उस वक्त मुझे मुनासिब लग रहा होगा, अभी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री छोड़ दें। तो रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन और द मिरर लाइन। तो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करने की जो खास चीज है वो उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी एग्जामिनर मुझे कहेगा ना कि रिफ्लेक्शन करो, तो वो मुझे बताएगा कि किस लाइन में रिफ्लेक्शन करनी है। अच्छा, अब सवाल दो किस्म, दो तरीके से आता है। टाइप वन रिफ्लेक्शन है, इसमें दो केसेस हैं, केस वन और केस टू। मैंने आपको जब जो बताया था ना कि दो किस्म के सवाल आते हैं, उसी उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने केसेस बनाए। कभी आपको कहता है कि भाई आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ट्राइंगल है, और आप इमेज ट्राइंगल बनाओ, गिवन दैट आपको रिफ्लेक्शन करनी है, और रिफ्लेक्शन की लाइन का बताया हुआ है कि रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस है या रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस है, और आपको कहेगा कि आप इमेज निकालो। तो केस नंबर वन ये होता है कि ऑब्जेक्ट गिवन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है, और आपको कहेगा इमेज निकालो। मतलब ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और इमेज ड्रॉ करनी होगी। और केस टू में क्या होगा? केस टू में होगा ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज भी गिवन है, और आपको कहेगा कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो और डिस्क्राइब करो ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो इस तरह से सवाल आता है, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब पहली पहली कैटेगरी कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपको बोलेगा ना कि जो है वो, ये जब डिस्क्राइब करो आपको जब कहेगा, तो उस वक्त आपको पता होगा कि अभी तो मैंने एक ही किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन कवर की है, रिफ्लेक्शन। तो जो सवाल अब आपके सामने रिफ्लेक्शन की वर्कशीट में आएंगे, उसको आप उसमें रिफ्लेक्शन का जिक्र ही करोगे। बट यहाँ पर मैं आपको जनरल बताना चाह रहा हूँ कि बाज औकात आपको ऑब्जेक्ट गिवन होता है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप बताई जाती है। तो अगर आपको बताया जाता है रिफ्लेक्शन करो, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वो देगा, और आपको कहेगा इमेज निकालो, तो इमेज ड्रॉ करो। और एक केस ये होगा कि आपको ऑब्जेक्ट भी देगा और आपको इमेज भी देगा, बोलेगा बताओ कौन से किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो फिर आप डिस्क्राइब करोगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर उसमें आप डिस्क्राइब करोगे कि यार आपको पता लगेगा ये रिफ्लेक्शन है, तो यू विल राइट दैट इट इज अ रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन का नाम लिखोगे, तो फिर आपको रिफ्लेक्शन की वो खास चीज भी बतानी होगी कि किस लाइन में रिफ्लेक्शन। तो अगर वो आपको कहेगा रिफ्लेक्शन करो, तो वो आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देगा। और अगर आप डिस्क्राइब करते वक्त ये रियलाइज करते हो कि यहाँ रिफ्लेक्शन हुई है, तो आप रिफ्लेक्शन का नाम लिखोगे और फिर रिफ्लेक्शन की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन खुद निकाल के उसको बताओगे। तो ये दो किस्म के सवाल आते हैं। ऑब्जेक्ट पता है, आपको गाइड किया जाता है रिफ्लेक्शन करो, और ये भी बताया जाता है किस लाइन में रिफ्लेक्शन करनी है, और आप रिफ्लेक्शन करके इमेज निकालते हो। और दूसरा केस, ऑब्जेक्ट भी आपके सामने, ऑब्जेक्ट फिगर भी होता है, इमेज वाला फिगर भी होता है, और आपको कहता है ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करके बताओ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप फिर पिक करते हो कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपकी पिकिंग कहती है कि ये रिफ्लेक्शन है, फिर आप लिखते हो रिफ्लेक्शन है, और उसके बाद फिर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी देते हो। तो पता चला कि अगर आपको बताया जाता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसकी खास चीज दी जाती। जैसे अगर कहेगा रिफ्लेक्शन करो, तो उसकी खास चीज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देगा। और अगर आपको खुद से पिक करना होगा कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दोगे, और जब नाम दोगे तो फिर उसकी खास चीज भी निकाल के दोगे। दो किस्म के सवाल आपके पास आते हैं। अच्छा, ये मैं एक चीज देखना चाह रहा था। हाँ, ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है, सही। ओके। तो अब ये सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर वन की, कि अगर आपको कहा जाता है कि आप रिफ्लेक्शन करो। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का हैंड आउट है ना, जो आपको मिलेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हैंड आउट जो एलएमएस में मौजूद है, ये 21 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इसमें भी रिफ्लेक्शन वगैरह के नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। लेकिन ये एक किताब है जिससे मैंने ये लिया हुआ है, उसमें जो नोट्स हैं वो भी बड़े इफेक्टिव हैं।
लेकिन मैंने उसके अलावा जो है मैंने अपने भी मेरी हमेशा मैं अपनी फाइल मेंटेन रखता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ाने के लिए मैंने एक अपनी मेरी फाइल बनी हुई है जिसमें मैंने खुद टाइप कर करके बाकायदा चीज़ों को समझाया है। तब वो कह रहा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर लाइन। और आपको मैंने कहा केस वन में क्या है, ऑब्जेक्ट भी गिवन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी गिवन है, आपको इमेज निकालना है। अब ये करके देखते ना तो हमें समझ आए। अच्छा अब याद रखें ये जो बातें हैं ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैं रिफ्लेक्शन की बात कर लूँ ये वाली। अच्छा, चार किस्म की लाइंस ऐसी हैं जिसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। बाकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको दी होंगी ना तो उसको फिर आप देयर एंड देन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करके कर सकते हो, लेकिन ये चार लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी हैं जो बगैर ड्राइंग के आप रूल की बेसिस पर भी काम कर सकते हो। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपको तो ट्रांसफॉर्म करना होगा पूरे शेप को। मिसाल है अगर आपको ट्राइंगल को ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्राइंगल में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। चीजें आहिस्ते आहिस्ते दिमाग में आएंगी, अभी आप सिर्फ सुनते जाए इंशाल्लाह, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मिसाल है ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं ABC। तो अगर आपको ट्राइंगल को ट्रांसफॉर्म करना है ना तो आपको पॉइंट A को भी ट्रांसफॉर्म करना होगा, पॉइंट B को भी ट्रांसफॉर्म करना होगा, पॉइंट C को भी ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर आपको कोई कहता है ना कि आप मिसाल है ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम को ट्रांसफॉर्म करो, उसमें 4 पॉइंट्स हैं ABCD। तो आपको A को भी ट्रांसफॉर्म करना होगा, B को भी करना होगा, C को भी करना होगा, D को भी करना होगा। तो ट्राइंगल के केस में आपको 3 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्वाड्रिलेटरल के केस में 4 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, पेंटागन के केस में 5 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो बॉटम लाइन ये निकली कि जब किसी फिगर को ट्रांसफॉर्म करना होगा तो बेसिकली आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखना है। अगर आपको किसी एक भी पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना आ गया तो आप पूरे के पूरे फिगर को ट्रांसफॉर्म कर सकते। ये जो बात मैं कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्कशीट आपके सामने आएगी ना, जो मैं आपको वर्कशीट दी है प्रिंट करने की, उसमें ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स है। लेकिन पास सिलेबस के अंदर कभी ट्राइंगल्स आते हैं तो कभी क्वाड्रिलेटरल्स भी आ सकते हैं, कभी पेंटागन भी आ सकते हैं, कोई और फिगर भी आ सकता है। तो अगर कोई और फिगर भी आता है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको तो फिगर ट्रांसफॉर्म करना मैं सिखा ही नहीं रहा, मैं आपको पॉइंट ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा हूं। लर्न टू ट्रांसफॉर्म लर्न टू ट्रांसफॉर्म अ पॉइंट। मैं तो आपको एक पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा हूं कि एक पॉइंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। समझ रहे? अगर एक भी पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना आ गया तो ट्राइंगल अगर ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आप ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स को उठाएंगे और 3 कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, 3 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्वाड्रिलेटरल को ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आप 4 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। पेंटागन को करना होगा 5 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। हेक्सागन में 6 पॉइंट्स को करेंगे एंड सो ऑन। तो अगर एक भी पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना आ गया तो फिर आप तमाम पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। तो हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं वो फिगर्स की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पॉइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। पॉइंट ट्रांसफॉर्म करना आ गया तो फिगर ट्रांसफॉर्म करना खुद से आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में ऐसे 3 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्वाड्रिलेटरल में ऐसे 4 को करना होगा, पेंटागन में ऐसे 5 को करना होगा, हेक्सागन में ऐसे 6 को करना होगा। तो एक को करना सीख लें आप। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। अब मैंने कहा था रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से। हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास चीज होती है। तो रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जामिनर आपको बताएगा, अगर केस वन है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्शन करो। पहले हम केस वन सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, और मतलब मिसाल एक पॉइंट आपको गिवन है और आपको कहता है रिफ्लेक्ट करो उसको, तो आपको बताएगा किस लाइन में रिफ्लेक्ट करो। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे तो कोई भी हो सकती है, लेकिन 4 लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी हैं जिसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। 4 लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके रूल्स याद होने चाहिए। वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, द लाइन y इक्वल्स टू एक्स एंड द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये 4 लाइंस वो हैं जिसके रूल्स आपके जहन में ऐसे होने चाहिए कि जब वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपके सामने आए तो आप फॉरेन कोऑर्डिनेट्स के रूल के हिसाब से आप ट्रांसफॉर्म कर दें। कॉन्सेप्चुअली भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ग्रिड पे आपको जब एक ऑब्जेक्ट गिवन होता है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन होती है तो आपको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, ये कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा। रूल
अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट करना सिखाऊंगा, बट ये रूल आपको काम जरूर ब जरूर आएंगे, लिहाजा आप इन रूल्स को जरूर ब जरूर याद कर लेंगे। तो मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा है, रिफ्लेक्ट द पॉइंट ए इन द फॉलोइंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो जो लाइंस हैं, जो चार लाइन, जो लाइन ऑफ एक्स रिफ्लेक्शंस हैं, वो जो इसके रूल्स हमें याद होने चाहिए, वो वन बाय वन हम आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का उसूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप सोचिएगा भी सही। अब एक पॉइंट है, मिसाल है, उसके कोऑर्डिनेट से 1,2 और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए जब रिफ्लेक्ट होगा तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चला जाएगा? तो बच्चा बच्चा कहेगा जैसे जो पॉइंट लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर था वो एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा। पता चला जो कोऑर्डिनेट 1,2 था, अगर मैं उसकी इमेज निकालूं ए प्राइम, तो वो इमेज हो जाएगी 1,-2। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि 1,2 ट्रांसफॉर्म होके 1,-2 बन गया। जो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर था वो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से नीचे चला गया। तो 1,2 बिकम्स 1,-2। क्या नजर आया आपको? क्या रूल नजर आया कि जब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाती है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही रहा, वाई कोऑर्डिनेट 2 से -2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होती है। तो यहाँ पर भी यही रूल है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है, एक्स कॉमा वाई बिकम्स एक्स कॉमा -y, द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो जब जब भी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस को देखते हैं। तो अब देखिएगा जरा, वही पॉइंट ले लेते हैं, 1 है और ये 2 है। एक पॉइंट ए है 1,2, कोऑर्डिनेट से 1,2। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस है, तो क्या करें? 1,2 बिकम्स -1,2। ये ए प्राइम हो गया, उसकी इमेज हो गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए -1,2। अब सोचिए जो जो ए 1,2 कोऑर्डिनेट था वो -1,2 हो गया। क्या नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज रहेगी, वाई कोऑर्डिनेट की साइन सेम रहेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस, 1 से -1 हो गया। यहाँ पर भी यही, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में एक्स की साइन चेंज होगी, तो एक्स कॉमा वाई बिकम्स -x, आसान उसूल। एक्स एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो वाई की साइन चेंज, एक्स सेम रहेगा, वाई की साइन चेंज होगी। रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है तो वाई की साइन चेंज नहीं होगी, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है तो वाई की साइन सेम रहेगी और एक्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस में वाई की साइन चेंज और वाई एक्सिस में एक्स की साइन चेंज। अच्छा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स है, अब इसकी मिसाल भी देता हूँ। ये वाई इक्वल्स टू एक्स की ऐसी लाइन बनती है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में हमने पढ़ा ना, बीचों बीच होती है। तो मिसाल एक पॉइंट है 3,1, 3,1 पॉइंट है, ट्रांसफॉर्म होके पता है क्या बन जाएगा? 1,3, 1,3 बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करें, कि जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है और जो इमेज पॉइंट है, जब उनको ज्वाइन करते हैं तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, उतनी ही इमेज की डिस्टेंस भी होती है। तो ये अगर मैं समरी बताऊं इसकी, मिसाल है, इफ ए इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो ए है, और जो इमेज पॉइंट है वो ए प्राइम है। तो ये एक बात जहन में आएगी कि लाइन ए प्राइम, जब ए को ए प्राइम से ज्वाइन करूंगा, विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात तो ये ध्यान में आती,
और दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा तो उठाना चाहिए ना, डिस्टेंस ऑफ ए प्राइम फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी ए की डिस्टेंस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से होगी, लेकिन हमने ये देखा कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस थी, तो अगर ए यहाँ था, ए प्राइम नीचे चला गया, जितनी डिस्टेंस ए की थी उतनी ए प्राइम की थी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और लाइन ए प्राइम, ऑब्जेक्ट इमेज वाली जो लाइन है, वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, इन दोनों बातों का जो मजमुआ है ना, वो ये बात है। जब इन दोनों बातों को मैं मिला लूं, हम्म, तो ये दोनों बातें जब मिल जाती हैं, तो ये वाला पॉइंट हासिल हो जाता है। जितनी जो ऑब्जेक्ट इमेज वाली लाइन है, वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी इमेज की डिस्टेंस। उससे पता चला है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा चीजें ना आहिस्ते आहिस्ते एब्जॉर्ब होंगी, फौरन चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर सकते आप, थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते में इंशाल्लाह, कतरा कतरा दरिया बनता है, मैं इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आपकी चीजों दिमाग में डालता हूँ, तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, चीजें थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते एब्जॉर्ब होंगी। और कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ लेट भी ज्वाइन हो रहे हैं क्लास, जैसे जैसे आगे टाइम जा रहा है बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू का हिस्सा मिस किया है तो प्लीज मेक श्योर कि वो रिकॉर्डिंग सुन लें। बाकी इंशाल्लाह जो मौजूद है उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज। तो पॉइंट जिसको मैं ए कह रहा हूं, और कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जिसको मैं ए प्राइम कह रहा हूं। पॉइंट जो है वो ए है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज ए प्राइम, जो मैंने यहाँ लिखा। कह रहे हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज। अभी हम ये कह रहे थे कि अगर मैं एक पॉइंट को उसकी इमेज से मिलाता हूं, तो वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ परपेंडिकुलर बनेंगे। अब वो ये कह रहा है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ना सिर्फ ए प्राइम के साथ परपेंडिकुलर है, बल्कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ए प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सेट्स में भी हम नहीं करते थे ए कॉम्प्लीमेंट, ए है और ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर डैश बना देते तो ए कॉम्प्लीमेंट कहते थे हम सेट्स के अंदर। तो वहाँ एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे अगर सेट्स में हम करते थे तो उसको कॉम्प्लीमेंट कह रहे होते थे, यहाँ मैं उसको प्राइम कह रहा हूँ, ए डैश, ए डैश कह लें। तो अब ए डैश को आई एम कॉलिंग ए प्राइम, सही है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज ए, देन इट्स इमेज इज नोन एज ए प्राइम। तो ये जहन में रख लें, ए एंड ए डैश इज कॉल्ड ए प्राइम। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था कि ए को जब मैंने ए को ए प्राइम से ज्वाइन किया, तो मुझे नजर ये आया कि जो लाइन बनी ए प्राइम वाली, वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होगी। और ये बात भी पता है कि जितनी ऑब्जेक्ट, जितनी पॉइंट ए की डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, उतनी ही उसकी उसके इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ए ऑब्जेक्ट है और ए प्राइम उसकी इमेज है। तो इन दोनों बातों को मैं मिला लेता हूं तो पता चल जाता है कि भाई जब ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाते हैं, तो अगर एक्स एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये ए है और ये ए प्राइम है, तो ये एक्स एक्सिस ना सिर्फ परपेंडिकुलर है ए प्राइम के साथ, बल्कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। अब सोचे ना, मैंने दो बातें की कि ए प्राइम वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल भी बनाएगी, और एक्स एक्सिस से जितना ए का फासला है उतना ही एक्स एक्सिस से ए प्राइम का फासला है। इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के बराबर हुआ। तो इसका मतलब तो ये बात सही है ना कि एक्स एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए प्राइम।
जो ए प्राइम वाली लाइन है एक्स एक्सिस उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जहन में रख लेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इमेज। ये वाली बात आपको केस 2 में भी काम आती है जब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालनी और ढूंढनी होती है। अच्छा, फिर एक और पॉइंटर आपके पास सेकंड वाला पॉइंटर है, फिर मैं बातों को समेटूंगा और फिर मैं कुछ अपने सामने सवाल भी करवाऊंगा। A point that undergoes no change in a transformation is called an invariant point. In the case of reflection, any point lying on the line of reflection remains invariant. ट्रांसफॉर्मेशन में ना इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। अब इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट कहा जाता है? तो इनवेरिएंट नाम से पता चल रहा है ऐसा पॉइंट जो चेंज ना हो, जिसमें कोई तब्दीली ना आए। इनवेरिएंट, समथिंग दैट डज नॉट वेरी। ऐसा पॉइंट जो वेरी ना हो वो इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनवेरिएंट पॉइंट्स होते हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्म होने की वजह से कोई तब्दीली नहीं आती, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स जो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वही आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हर ट्रांसफॉर्मेशन में मुख्तलिफ मामला है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स इनवेरिएंट। इसकी मिसाल है, आप शीशे के सामने खड़े हुए, तो अगर आप शीशे से जितना दूर होंगे आपको आपकी इमेज उतनी ही दूर नजर आएगी। बट अगर आप हाथ रख दें शीशे पर तो उसकी इमेज भी आपको शीशे पे ही नजर आएगी। या अगर आप कोई मार्कर से डॉट मार्क कर दें शीशे पर तो उसकी इमेज भी आपको शीशे पर ही नजर आएगी। तो पता चला जो चीज मिरर लाइन पर होती है वो मिरर लाइन पर ही रहती है, और जो मिरर लाइन से जितना दूर होती है वो उसकी इमेज भी उतनी ही दूर होती है। ऐसा ही है ना? मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से उतनी इमेज दूर होती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है। आप शीशे से जितना दूर खड़े होंगे आपको आपकी इमेज भी शीशे से उतनी ही दूर नजर आएगी। आप पीछे होंगे आपको शीशे के दूसरी तरफ, शीशे की तरफ शीशे में देख के नजर आ रहा होगा कि आपकी इमेज जो है वो भी दूर हुई है। आप करीब होंगे तो आपको आपकी इमेज भी करीब होती हुई नजर आएगी। ऐसा ही है ना? तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इमेज। और इनवेरिएंट पॉइंट रिफ्लेक्शन के केस में वो पॉइंट होता है जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे यानी कि मिरर लाइन पे लाई करता है। जो मिरर पे होगा वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 थे तो 1,1 ही रहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 थे तो 1,2 ही रहेंगे। जैसे एक्स एक्सिस के केस में 1,0 है या 5,0 है तो वो 5,0 ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज होती है और वाई कोऑर्डिनेट की साइन तो 0 ही थी। अब सोचें, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्म द पॉइंट ए 5,0 इन द एक्स एक्सिस। अब आप बोलोगे ए 5,0 तो है ही एक्स एक्सिस पे, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता, बट जो है ही मिरर लाइन पे एक्स एक्सिस पर तो वो मिरर लाइन पर ही रहेगा। तो ए 5,0 एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। सही है? तो एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स इनवेरिएंट। तो रिफ्लेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी मैं केस 1 पे चल रहा हूँ जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन होगा, और अभी मैं ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट्स ही दे रहा हूँ। एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। वैसे ऑब्जेक्ट में अगर आपको फिगर दिया हुआ है तो ट्राइंगल दिया हुआ है तो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। तो अभी आप एक कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना सीख लें, बाकी इंशाल्लाह पूरे फिगर को ट्रांसफॉर्म करना आप खुद सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऑब्जेक्ट गिवन है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आप इमेज निकालो। ऑब्जेक्ट इज गिवन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज गिवन एंड फाइंड द इमेज। और मैं ये था कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन 4 किस्म की ऐसी है जिसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है तो रूल क्या है कि एक्स कॉमा वाई बिकम्स एक्स कॉमा माइनस वाई, साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस। रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है तो एक्स कॉमा वाई बिकम्स माइनस एक्स कॉमा वाई, तो साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो एक्स एक्सिस में वाई की साइन चेंज, वाई एक्सिस में एक्स की साइन चेंज, एक्स एक्सिस में वाई की साइन चेंज और वाई एक्सिस में एक्स की साइन चेंज। वेरी इजी टू रिमेंबर। और अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाई इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स कॉमा वाई बिकम्स वाई कॉमा एक्स, स्वैप हो जाते हैं कोऑर्डिनेट, साइन चेंज नहीं होती, कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं। अगर 1,2 है
तो 2,1 बन जाएगा। सही है। अच्छा, फिर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वाई टू माइनस एक्स, तो कोऑर्डिनेट स्वैप भी होते हैं, उनकी साइन भी चेंज होती है। एक्स कॉमा वाई बिकम्स वाई कॉमा एक्स। और ना सिर्फ साइन चेंज हुई बल्कि, और ना सिर्फ स्वैप हुए बल्कि साइन भी चेंज हो गई। तो अगर मैं बताऊं आपको, मिसाल है, मिसाल भी लिख देता हूँ यहाँ पर। 1,1,2 बिकम्स 1,-2। यहाँ पर अगर 1,2 लेता हूँ तो 1,2 बिकम्स -1,2। एक्स की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ अगर मैं 1,2 लेता हूँ तो 1,2 बिकम्स 2,1। और यहाँ मैं अगर पॉइंट लेता हूँ 1,2, 1,2 बिकम्स -2, -1। एक्स एक्सिस में वाई की साइन चेंज, वाई एक्सिस में एक्स की साइन चेंज, वाई इक्वल्स टू एक्स में कोऑर्डिनेट स्वैप, 1,2 बिकम्स 2,1। और वाई इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो कोऑर्डिनेट स्वैप भी होंगे और उनकी साइंस भी चेंज होंगी। तो एक्स कॉमा वाई बिकम्स वाई कॉमा एक्स, स्वैपिंग होगी, 1,2 बिकम्स 2,1, एंड देन साइंस भी चेंज। तो 2,1 था, -2,-1 होगी। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो साइन चेंज होने की वजह से दोनों नेगेटिव हो गए। स्वैपिंग भी हुई, साइन भी चेंज हुई। मुझे बताएं, थोड़ा सा आइडिया मिला है मैंने जो बताया है? अभी मैं पढ़ा, अभी बहुत कुछ समझाने वाला हूँ इंशाल्लाह, और क्लियर हो जाएगा। बट मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी जितना मैंने बताया है आपको, ये जो मैंने आपके सामने पेज रखा है, क्या ये वाली बातें आपको समझ आ रही हैं? एलएमएस पे जो मैंने हैंड आउट अपलोड किया है, जो लेट आए उनको फिर बता रहा हूँ कि प्रिंट कर लीजिएगा। अगर अभी प्रिंट कर सकते हैं फौरी कर लें, क्योंकि मैं सवाल करवाऊंगा उसमें से। ट्रांसफॉर्मेशन के ओल्ड के सवाल इसलिए नहीं है कि उसमें मिक्सिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कशीट जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस वर्कशीट के नाम से है, पहली वर्कशीट, उसके आंसर्स वाली वर्कशीट भी अपलोड की हुई है, जिसमें आंसर्स हैं और अगली आईजीसीएसई के पास पेपर्स है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस वर्कशीट सबने प्रिंट करनी है। प्रिंटर है तो कर लें अभी, और नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कहीं से प्रिंट करवा लीजिएगा। 21 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। और अगर गैजेट है कोई आईपैड वगैरह उस पर करना चाहते हैं तो उसमें मुझे मसला नहीं, लेकिन हार्ड कॉपी होना जरूरी है। बेहतर हार्ड कॉपी नहीं, बल्कि आईपैड पे नहीं कर पाएंगे वो काम आप, हाँ, क्योंकि आगे रोटेशन वगैरह के सवाल भी आएंगे, वो हैंडआउट में ही हो सकता है। तो उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होगी तो आप काम कर सकते हैं, वरना फिर आप सोचते ही रह जाएंगे। वैसे भी आपको एग्जाम जो देना है वो आईपैड पे नहीं देना, बल्कि हार्ड कॉपी पे देना है। तो वो हैंडआउट को आप सब प्रिंट करवा लें, या कर लें, या नहीं है प्रिंटर तो करवा लें फॉर श्योर। आज कोशिश करें आज ही हो जाए, वरना मैक्सिमम बाय टुमारो इन द फर्स्ट हाफ। मुझे बताएं, यहाँ तक रूल समझ आ रहे हैं ना? सही है, क्लैरिटी के एक्नॉलेजमेंट तो मिली। अच्छा, मैं अप्लाई करके बताता हूँ थोड़ा सा। सही है, अब देखिएगा। तो मैंने यहाँ ग्रेड पे करके बताया इस चीज को। मिसाल है, यहाँ क्योंकि डायग्राम पूरा बना के दिखाया हुआ है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस की बात हुई है, फिर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस की बात हुई है, फिर रिफ्लेक्शन द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स हुआ है, फिर रिफ्लेक्शन द लाइन वाई इक्वल्स टू -x। अच्छा, इसको मैंने एक तरीके से रूल्स के हिसाब से भी बताया है, और मैंने इसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना के भी दिखाया है। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, अब सुनिएगा जरा। जो पहला वाला केस है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, उसमें पॉइंट ए है और उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉइंट बी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक पॉइंट मार्क किया ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3। नजर आ रहा होगा आपको, 1,3। अब जरा गौर से देखिएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स 1,3 हैं, और मुझे ए को रिफ्लेक्ट करना है इन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आपके सामने बनी हुई, इसमें रिफ्लेक्ट कैसे करोगे आप? तो आप बोलोगे सर, जितना जितना पॉइंट ए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ऊपर होगा उतनी ही उसकी इमेज नीचे होगी, ऐसा ही है? तो आप काउंट करोगे, एक कदम ऊपर, दूसरा कदम ऊपर, तीसरा कदम ऊपर, 3 अप। तो ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 ऊपर है, तो इमेज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 नीचे हो जाएगी, और आपको परपेंडिकुलरली मूव करना होता है। तो अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो आप वर्टिकली मूव करोगे, परपेंडिकुलरली मूव करना होता है। इमेज निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, इमेज की भी उतनी ही डिस्टेंस होती है।
और आपको मूवमेंट भी परपेंडिकुलरली करनी होती है। तो अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो मूवमेंट वर्टिकल होगी। तो आप वर्टिकली ऊपर चले जाओ, वर्टिकली ऊपर चले जाओ, वर्टिकली ऊपर चले गए तो तीन तीन यूनिट्स ऊपर है, तो वर्टिकली नीचे आ जाओ इमेज मार्क करने के लिए। तो 1, 2 और 3, ये मैंने इमेज मार्क करी। ए की इमेज का नाम था बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -3। मैंने ये मार्क किया तो मैंने कहा यार ये तो 3 कदम नीचे है, तो ये -3 आ गया। जी हाँ। तो आपने नोट ये किया कि ए के कोऑर्डिनेट्स थे 1, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -3। तो अब आपने जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो आपने क्या नोट किया कि आपके वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो गई। 3 जो है वो बदल के -3 हो गई। ये आपकी पहली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। अब अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचते हो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना के, तो भी मुश्किल नहीं था। 3 कदम ऊपर 3 कदम नीचे आ गए, पॉइंट मार्क, इमेज मार्क हो गया, कोऑर्डिनेट नोट हो गए। बट हमें रूल भी याद हो गया कि 1 x, y बिकम्स x, -y। ये मैंने आपको याद करवा दिया। अच्छा, अब करते हैं सेकंड वाला केस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में लिखा हुआ है कि पॉइंट ए जो है वो रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस होने के बाद पॉइंट सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए करते हैं। पॉइंट ए मार्क्स था 1, 3, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है। अच्छा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि वर्टिकल है, लिहाजा आप परपेंडिकुलरली मूव करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे इमेज निकालने के लिए। और जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, 1 कदम राइट की तरफ, 1 कदम लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे। ये आपकी इमेज मार्क हो गई। तो अगर ये पॉइंट ए था 1 कदम राइट पे, तो 1 कदम लेफ्ट पे आपकी इमेज हो गई पॉइंट सी। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 3। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, 3। क्या नजर आ रहा है? 1, 3 बिकम्स -1, 3। मतलब रूल क्या लगा? x, y बिकम्स -x, y। तो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस में x की साइन चेंज हो रही। रूल तो आपको याद करवा दिए थे, बल्कि ये ग्रिड भी हल्का सा आइडिया देके बताया था, लेकिन मैंने और ज्यादा क्लियरली यहाँ पर आपके सामने रख दिया। तो ए से बी तक जाना इन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, ए से सी तक जाना रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। अब तीसरे पे आ जाए, रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, अब इससे लर्निंग करनी है आप। रूल बेस्ड अगर मैं डायरेक्ट चलूंगा तो रूल तो मैंने आपको बताया था, वो था क्या था कि x, y बिकम्स y, x। तो अगर 1, 3 है तो आप इसको 3, 1 कर दो। 3, 1 कहाँ आएगा भाई? यहाँ आ गया। तो अगर अगर आपको ए ऑब्जेक्ट है और डी इमेज है और रिफ्लेक्ट इन वाई इक्वल्स टू एक्स करना है, तो आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाई इक्वल्स टू एक्स बेशक ना बनाओ। अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तो बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है ना, वो तो बनी हुई होती। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा जो भी लाइन होगी ना वो बनानी पड़ेगी। लेकिन वाई इक्वल्स टू एक्स और वाई इक्वल्स टू -x, दो लाइन ऐसी हैं जो बनाने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट उसका रूल हमें याद होना चाहिए, तो बगैर बनाए भी काम हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ बना के भी दिखाया है, बनाने के बाद भी रिफ्लेक्ट करना मैं सिखाऊंगा, और बनाए बगैर भी। तो बनाए बगैर क्या है कि अगर ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है 1, 3, तो रिफ्लेक्ट इन वाई इक्वल्स टू एक्स होने की वजह से कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाएंगे। तो 1, 3 विल बिकम 3, 1। तो अब डायरेक्ट 3, 1 मार्क कर लो। आपको पता चल जाएगा कि ए ऑब्जेक्ट है आपका, तो आपकी डी इमेज हो जाएगी। अब ये y को टू एक्स की लाइन नहीं बनी हुई तो भी आप इसकी इमेज मार्क कर सकते हो। और ट्राइंगल को अगर आपको रिफ्लेक्ट करना होता है इन द लाइन y टू एक्स, तो ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसी तरह आप तीनों तीनों कोऑर्डिनेट्स को स्वैप कर देते। तो मैंने कहा ना कि एक पॉइंट को भी ट्रांसफॉर्म करना आपने सीख लिया ना, तो आप हर किस्म के फिगर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ऐसे 4 पॉइंट ट्रांसफॉर्म करने होंगे, पेंटागन में ऐसे 5 करने होंगे, एंड सो ऑन, जो मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ बात। अच्छा, रूल बेस तो आपको समझ आ गया कि x, y बिकम्स y, x। अच्छा सर, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना के भी तो दिखाएं। अच्छा सर, लाइन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा है तो आप कह रहे हैं कि लाइन को ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करते हैं ये लाइन? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लाइन को प्लॉट करना सीखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, लीनियर इनइक्वालिटीज में सवालात आते थे तो उसमें लाइन लाइन ड्रॉ किया करते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिखाया गया है कि जब एक लाइन आपको ड्रॉ करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप एक टेबल बनाते हैं, उसमें आप एक्स की वैल्यूज खुद से डिसाइड करते हैं और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं।
उसके हिसाब से जो वाई की वैल्यूज आती हैं आप कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेते, मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते। तो मैंने मिसाल है, टेबल बनाया हुआ, मैंने एक्स की 3 वैल्यूज दे दी, x-1, x0 और x1। जरूरी नहीं है कि ये 3 वैल्यूज ली जाए, कोई और भी ली जा सकती है। तो अगर x-1 को मैं इक्वेशन में डालता हूँ तो y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो x-1 में y-1। अब y इक्वल्स टू x का कमाल ही ये है कि जो x होगा वही y होगा। x अगर 0 लूंगा तो y भी 0 आ जाएगा, x अगर 1 लूंगा तो y भी 1 आ जाएगा। तो अब मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। -1, मैंने प्लॉट कर दिया। 0, 0 मैंने प्लॉट कर दिया। 1, 1 मैंने प्लॉट कर दिया। इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद मैंने ये येलो लाइन बना ली जो आपको नजर आ रही है, और मैंने लेबल कर दिया कि ये जो येलो लाइन मैंने बनाई है ये y इक्वल्स टू x की लाइन। अब जरा सुने क्या करना है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे हमें ये समझ आ गई बात, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ करनी है? अगर हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्किल को यूज करेंगे, एक्स की चंद वैल्यूज को हम पुट इन करेंगे और वाई की वैल्यूज आएंगी और उससे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक दफा बन गई। अब बगैर रूल के अगर मुझे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट करना है, वाई कोस टू एक्स का तो रूल मुझे पता था, तो मैंने बगैर लाइन बनाए भी रिफ्लेक्ट कर लिया था। बट अगर मैं वाई कोस टू एक्स की लाइन को मद्देनजर रखते हुए रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, अगर मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को मद्देनजर रखते हुए रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूँ? तो अब मैं आपको इसके 2 तरीके बताने वाला हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत लर्निंग होगी। आपके पास पॉइंट ए मौजूद था और आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपको पॉइंट ए को देखना है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को देखना है और आपको रिफ्लेक्ट करना है। अब रिफ्लेक्ट करने का पता है एक तरीका क्या है? कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी भी पॉइंट और उसकी इमेज का, और जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से उतनी ही इमेज की होगी, और ऑब्जेक्ट इमेज वाली लाइन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगी। तो इसका तरीका ये है कि आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट तक चले जाएं। अब देखिए, अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट तक जाते हैं तो आपने देखा ये तो एक हिस्सा, एक लाइन कवर हो रही है डायगनली। तो आपने कहा यहाँ तक अगर एक लाइन आ रही है ना तो इमेज तक भी एक ही लाइन तक जाना है, तो आप एक लाइन आगे आ गए, ये आपकी इमेज आ गई। एक तरीका होता है आप परपेंडिकुलरली मूव करो, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से आप परपेंडिकुलरली मूव करो। तो आपने कहा ये परपेंडिकुलर मूव किया, देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? तो अगर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट तक अगर मैं परपेंडिकुलरली मैंने देखा एक मूव है, तो इमेज तक भी मैंने एक मूव कर ली, तो ये डी मार्क हो गया। डी मार्क नहीं था, डी नहीं था यहाँ पर, पता नहीं था हमें ये पॉइंट। हमने, हमारे पास खाली पॉइंट ए और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से पॉइंट ए तक का फासला नोट किया, परपेंडिकुलरली मूव करके हम इमेज तक एक पॉइंट मार्क कर दिया। अच्छा मिसाल है, ये पॉइंट यहाँ नहीं होता, यहाँ होता। अब ये 2 कदम होते ना, तो आप यहाँ 2 कदम चले जाते, यहाँ आपकी इमेज आ जाती। तो अगर पॉइंट ये वाला है पॉइंट, तो उसकी इमेज यहाँ हो जाएगी। तो एक तरीका ये होता है कि आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलरली मूव करें। अच्छा एक तरीका और भी है, ये तरीका जो है ना परपेंडिकुलरली मूव करने वाला, ये भी वैलिड है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस अपार्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है इंसान को, गलती के चांसेस भी होते हैं कि इतने दूर पॉइंट है, फिर यार वो कैसे परपेंडिकुलरली मामला करें, काउंटिंग में मुश्किल होती है। तो एक तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलरली मूव करने वाला तरीका बताया मैंने आपको। ये बाज़ औक़ात जब दूर वाले पॉइंट्स होते हैं उसके लिए मुश्किल होती है। अब आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि पॉइंट ए से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक आप हॉरिजॉन्टली काउंटिंग कर लें या वर्टिकली काउंटिंग कर लें। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली काउंट कर लूं कि पॉइंट ए से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक कितने कदम बनते हैं, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आपने परपेंडिकुलरली मूव किया, और एक तरीका ये कि या तो हॉरिजॉन्टल काउंटिंग कर लें नंबर ऑफ ब्लॉक्स की, या वर्टिकल काउंटिंग कर लें। तो अगर पॉइंट ए से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं 1 और 2, तो अगर आपने हॉरिजॉन्टली काउंटिंग की है तो आप वर्टिकली काउंटिंग करें, और अगर आपने वर्टिकली काउंटिंग की है तो इमेज तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल काउंटिंग करें। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आप परपेंडिकुलरली काउंटिंग कर रहे हैं तो आप परपेंडिकुलरली काउंटिंग करें, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली काउंटिंग कर रहे हैं तो वर्टिकल हो जाए, वर्टिकली काउंटिंग कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाए।
तो अब अगर आप पॉइंट ए से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक परपेंडिकुलरली जाते हैं तो इमेज तक भी परपेंडिकुलरली जाएंगे। ये बात तो मैंने बता दी, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट से लेकर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक हॉरिजॉन्टली काउंटिंग कर लें। तो आपने कहा एक कदम, आपने कहा दो कदम, दो कदम हो गए। अच्छा, अब इमेज तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक दो हॉरिजॉन्टल कदम लिए, तो इमेज तक पहुंचने के लिए दो वर्टिकल कदम लेंगे। अच्छा, बच्चे यहाँ स्टूपिड सवाल पूछते हैं कि सर मुझे हमें वर्टिकली ऊपर जाना होगा या वर्टिकली नीचे जाना होगा। इस सवाल की कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लेफ्ट पे अगर पॉइंट ए है तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के राइट पे उसकी इमेज होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ए भी यहाँ और ए प्राइम भी यहाँ पर हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऑब्जेक्ट इमेज दोनों जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की एक ही तरफ हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इलॉजिकल बात होती। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगी, और अगर दो कदम आप चले हो हॉरिजॉन्टली तो दो कदम वर्टिकली चलोगे दूसरी दूसरी साइड पर, दो कदम नीचे। तो अब यहाँ आ गए। मिसाल कोई पॉइंट यहाँ पर है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो क्या करोगे? काउंटिंग करोगे, एक, दो, तीन, चार। नहीं, बल्कि मैंने यहाँ वाला ले लेता हूँ, इस वाले को लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, क्योंकि लाइन वहां तक एक्सटेंडेड थी ना, इसलिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हो गए। ये पॉइंट अगर 5 दूर है तो अब वर्टिकल आ जाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ आ गया। इसका मतलब जो पॉइंट है 0,5, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बन गया 5,0। देखें, रूल के हिसाब से भी सही है, x,y बिकम्स y,x। और मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टली गए तो वर्टिकली आ गए। अच्छा, अब मिसाल है, आपने कहा नहीं, ये जो पॉइंट है ना, इसकी इमेज निकालने के लिए मैं वर्टिकली जाऊंगा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वर्टिकली चले जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच। जैसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हिट हुई, हॉरिजॉन्टल हो जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच। अगेन वही बात, 0,5 से आप 5,0 तक पहुंच गए। ये ऑब्जेक्ट था तो ये उसकी इमेज है। क्या तरीके सामने आए? अगर ऑब्जेक्ट है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी है जिसका रूल याद है, तो बगैर बगैर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ किए भी आप काम कर सकते हो। x,y बिकम्स y,x। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, अगर अगर हमें रूल याद नहीं है और हम रूल से नहीं करना चाहते, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y को टू एक्स के अलावा कोई और लाइन है जिसका रूल हम नहीं जानते, तो सर फिर तो हमें बनानी पड़ेगी लाइन। जी बिल्कुल बनानी पड़ेगी। अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y को टू एक्स के अलावा कुछ और है, y को टू एक्स या y को टू माइनस एक्स या एक्स एक्सिस या y एक्सिस, इन चारों के अलावा है, वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्किल यूज होगी, जो मैंने आपको बताया। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पहले ड्रॉ होगी, जिसके लिए आपने एक्स की वैल्यूज खुद से डिसाइड की ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ग्रिड। वाई की वैल्यूज आई, पॉइंट्स को प्लॉट किया, लाइन बन गई। सही है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई। अब जब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई तो अब आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक परपेंडिकुलरली जाना है, और उसकी इमेज तक भी आपने परपेंडिकुलरली मूव करना है। एक तरीका ये होता है, या फिर आपने हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ मूव्स काउंट करने हैं, तो दो मूव्स हैं तो वर्टिकली दो मूव्स हो जाए, या अगर आपने वर्टिकली दो मूव्स काउंट करने तो दो हॉरिजॉन्टली काउंट करने, यहाँ पहुंच जाए। मुझे बताएं, रिफ्लेक्शन करने का तरीका समझ आ रहा है कि अगर पॉइंट गिवन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है, तो इमेज कैसे निकालेंगे? और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कोई भी हो, जो जिन चार के रूल्स हमारे हमें याद हैं, अगर उन चार के अलावा भी अगर है, तो क्या अब हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना आ गया? और क्या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करके उसकी इमेज निकालना आ गया या नहीं आ गया? ये बताएं जरा। सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई समझ आ रहा है। कुछ पूछना चाहते हैं ना, तो अब तक बिला झिझक रेज हैंड करके पूछ, कोई मसला नहीं, लेकिन क्लियर कर लें चीज़ों। मैं तो बहुत दफ़ा, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ ज़्यादा रिपीट कर दिया। पढ़ाने वाले को पता होता है कि उसको रोज़े में कितनी एफर्ट लग रही है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि समझ आए। फिर भी एक्नॉलेजमेंट ना आए तो फिर दुख होता है, तो एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दें। कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछें। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सबका यस तो आ रहा है। अच्छा, अब अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मिसाल है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू माइनस एक्स,
लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो क्या करेंगे आप? तो एक तो आपको रूल याद होना चाहिए। y इक्वल्स टू माइनस एक्स में मैंने आपको बताया था कि x कॉमा वाई बिकम्स माइनस वाई कॉमा माइनस। स्वैपिंग भी होती है, कोऑर्डिनेट्स की स्वैपिंग भी होती है, साइन भी चेंज होती है। तो अगर a के कोऑर्डिनेट्स 1,3 है, तो अगर आप लाइन नहीं भी बनाते तो लाइन बनाए बगैर आप क्या बोलोगे? 1,3 बिकम्स -3,-1। स्वैपिंग भी हुई और साइन चेंज भी हो गई। तो इसकी इमेज ई है, तो ये ई नजर आ रहा है आपको, -3,-1। पॉइंट ए की इमेज ये है, पॉइंट ई। क्या आप डायरेक्ट बनाकर डायरेक्ट लिख लो, कोऑर्डिनेट डायरेक्ट पता लगा लो रूल के बेसिस पर। तो दूसरा तरीका क्या बताया कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लो। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो ले लो पॉइंट्स। मैंने एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पर भी -1,0,1 ली है। अब अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स है और x की वैल्यू -1 है, डालें जरा x की वैल्यू -1 यहाँ पर। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस, -1 में +1 आ जाता है। अच्छा, जीरो डालूंगा तो जीरो आ जाएगा, और x की जगह अगर 1 डालूंगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हो गए, -1,1, 0,0 एंड 1,-1। इसको प्लॉट कर दो, 1,-1, 0,0 एंड -1,1। ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करके मैंने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रीन वाली बना ली। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर, जूम इन पिक्चर। लाइन ऑफ आपका जो पॉइंट है जिसको आपको रिफ्लेक्ट करना है वो पॉइंट ए है, और जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अभी मैं रूल बेस्ड काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को बना के काम कर रहा हूँ। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पहले ड्रॉ कर ली। ड्रॉ कैसे की? एक्स की कुछ वैल्यू सुटेबल डाली, वाई की वैल्यूज आई, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्किल इस्तेमाल हुई। अच्छा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनने के बाद एक तरीका बताया कि ऑब्जेक्ट जो पॉइंट होता है उससे परपेंडिकुलरली मूव करो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक। तो मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक परपेंडिकुलरली आ जाता हूँ, 1 और 2। तो परपेंडिकुलरली अगर ऑब्जेक्ट तक पहुंचाऊं तो परपेंडिकुलरली इमेज तक भी पहुंच जाता हूँ, 1 और 2। ये पहुंच गया मैं, देख रहे हैं, ई पे आ गया। तो परपेंडिकुलरली अगर मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हूँ तो 2 कदम ए तक, तो 2 कदम ई तक। ए तक 2 कदम थे तो ई तक पहुंचने के लिए भी 2 कदम। ए ऑब्जेक्ट है, ई इमेज है। एक तरीका ये होता है। अच्छा, मैंने कहा था ये तरीका मुश्किल हो जाता है जब दूर दराज पॉइंट्स हो, दूर वाले पॉइंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आसान तरीका क्या था कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक पहुंच जाए। मैंने डिसाइड किया मैं वर्टिकली पहुंचता हूँ, तो ए से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक वर्टिकली पहुंचते हैं, सही है। चले बिस्मिल्लाह, 1, 2, 3 एंड 4। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक 4 कदम। अब मुझे बताए कहाँ जाऊं मैं, राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, किस तरफ मूव करूं? अब ए से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक 4 डाउन आया हूं मैं, वेयर शुड आई मूव? राइट, नहीं लेफ्ट। लेफ्ट, बिल्कुल। राइट तो हो ही नहीं सकता, वरना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की सेम तरफ हो जाएंगे। तो 4 लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, ये पहुंच गया मैं, ई तक पहुंच गया। 4 डाउन तो 4 लेफ्ट, 4 डाउन, 4 लेफ्ट। अच्छा, और अगर आप मिसाल है आपने कहा नहीं, इसमें मैं पहले वर्टिकली नहीं जाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टली जाऊंगा, तो हॉरिजॉन्टली चले जाएं। 1, 2, 3, 4, 4 लेफ्ट गए आप। तो अब वर्टिकल हो जाए तो 4 डाउन, 1, 2, 3, 4, 4 डाउन आ गए आप। 4 लेफ्ट था तो 4 डाउन आ गए। तो हॉरिजॉन्टली पहले गए, जितने कदम हॉरिजॉन्टल चले उतने वर्टिकल हो गए, या पहले वर्टिकल चले, जितना वर्टिकल चले उतना हॉरिजॉन्टल हो गए। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही है। या फिर परपेंडिकुलरली देखा और परपेंडिकुलरली चल गए। तो ये 3 तरीके हो गए, हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल, वर्टिकल जाके हॉरिजॉन्टल, या परपेंडिकुलर मूवमेंट। हर लिहाज से हम ए से ई पर ही आए, और रूल बेस्ड जो हमने काम किया उसकी बेसिस पर 1,3 बिकम्स -3, -1।
हमने रूल बेस्ड काम सीखा, परपेंडिकुलरली मूवमेंट देखी, हॉरिजॉन्टल मूव करके वर्टिकली मूवमेंट देखी, वर्टिकली मूव करके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखी। ये 4 तरीके देखे हमने। मुझे बताएं कि ये चारों तरीके क्लियर हैं और ये चारों रूल्स भी आपके जहन में बैठ गए। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में y की साइन चेंज होती है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस में x की साइन चेंज होती है, रिफ्लेक्शन इन y टू x में कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन इन y टू माइनस एक्स में कोऑर्डिनेट स्वैप भी होते हैं और उनकी साइंस भी चेंज होती हैं। ये 4 मैंने आपके सामने करवा दी, ये पूरा ग्राफ आपके सामने आ गया। मुझे बताएं कि ये क्या क्लियर है आपको या नहीं। तो मैंने बहुत डिटेल में वजाहत के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सही है। अच्छा जी, ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन का केस नंबर 1। रिफ्लेक्शन का केस नंबर 1 हो गया ये। क्या केस नंबर 1 क्या हो गया भाई? टाइप 1 पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, और उसका केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट गिवन है और हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी गिवन है और हमें इमेज निकालनी है। ऑब्जेक्ट गिवन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है और हमें इमेज निकालनी है। और ऑब्जेक्ट गिवन है तो मैंने पॉइंट ए गिवन गिवन था आपको, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है तो 4 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अभी आपको मैंने करवाई, और आपको कहता है इमेज निकालो, आपने इमेज निकाल ली, ए प्राइम निकाल लिया। अच्छा, ए प्राइम नहीं, मैंने कहीं बी कहा था, कहीं मैंने सी कहा था, कहीं डी कहा था, कहीं ई कहा था। चारों लाइन में मैंने अलग अलग नाम दिए थे। ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई। सही है ना, जो भी मैंने आपको पेज में एग्जांपल दिया था। केस नंबर 1 हमने कर लिया। अच्छा, अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो, अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन 4 लाइंस के अलावा है तो भी काम कर सकते हैं ना, मसला तो नहीं है। जब y को टू एक्स और y को टू माइनस एक्स वाला काम हमने सीख लिया ना। सर आपको पॉइंट कैसे पता चलेगा? बताएगा पॉइंट ना, पॉइंट बताएगा। अभी तो आपको सवाल कैसे आता है ये पता चल जाएगा। अभी सिर्फ समझने कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मिसाल है, अगर आपको y को टू एक्स प्लस टू को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y को टू एक्स प्लस टू है तो क्या करोगे? y को टू एक्स प्लस टू की लाइन बना दोगे यहाँ पर। कैसे बनाओगे? y को टू एक्स प्लस टू की लाइन बनाने के लिए x 0 लोगे तो 2 आ जाएगा, -1 लोगे तो 1 आ जाएगा, 1 लोगे तो 3 आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बन जाएगी। तो अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी होगी, आप इसको पहले बनाओगे और बनाने के बाद उसमें रिफ्लेक्ट कर दोगे, जैसे कि तरीका सिखाया आपको, परपेंडिकुलरली मूवमेंट, या हॉरिजॉन्टल होके वर्टिकल, या वर्टिकल होके हॉरिजॉन्टल। जब मैंने y को टू एक्स, y को टू माइनस एक्स सिखा दिया तो इत्मीनान में आ जाएं कि अब कोई भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी होगी आप रिफ्लेक्ट करने की पोजीशन में है इंशाल्लाह। कोई भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन होगी, आप रिफ्लेक्ट करने की पोजीशन में होंगे। सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा सुने मैं क्या कह रहा हूं। अब उसके बाद क्या करना है, केस 2 पे आ जाना है। केस 2 क्या था? ऑब्जेक्ट इज गिवन, इमेज इज गिवन, फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। केस 2 ऐसे आता है कि आपको ऑब्जेक्ट भी गिवन है और इमेज भी गिवन है और आपको कहता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। या मैंने कहा ना, एक ट्राइंगल बना हुआ होगा और इमेज ट्राइंगल भी बना हुआ होगा, और आपको कहेगा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करो, तो आपको लगेगा कि यार ये तो फ्लिप हुआ हुआ है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में आप ये देखेंगे ऑब्जेक्ट फ्लिप हो जाते हैं, कल्टी खा जाते हैं, फ्लिपिंग होती है, फ्लिपिंग। ट्रांसलेशन में हिजरत करते हैं, मूवमेंट होती है। रोटेशन में रोटेशन होती है। एनलार्जमेंट में छोटा बड़ा होता है। और रिफ्लेक्शन के केस में फ्लिप हो जाता है। जैसे मिसाल है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये ऑब्जेक्ट आपको इस तरह का नजर आ रहा है ना, ये मेरा मोबाइल फोन है, तो ये फ्लिप हो गई, यूं हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से। लाइन यहाँ था तो फ्लिप हो गई, लाइन इस तरफ हो जाएगा, फ्लिप हो जाता है ऑब्जेक्ट। यूं था, फ्लिप हो जाता है।
तो अगर मिसाल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वर्टिकल है, अब ये आपका ट्राइंगल है, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड आपको यहाँ नजर आ रही है ना, अब ये यूं पड़ा हुआ है ना, फ्लिप होके यूं चला जाएगा, देखना यूं आ जाएगा। थोड़ा साइज में भी तब्दीली गलती से आ गई है, लेकिन वो गलती से आई है। तो ये जो है, इसकी ये वाली साइड आपको, ये लेफ्ट मोस्ट पे थी, ये पॉइंट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट था, ये राइट मोस्ट पॉइंट हो गया, ये फ्लिप हो गया, ये ट्रायंगल यूं पड़ा हुआ था, ये यूं चला गया। तो रिफ्लेक्ट होके फ्लिपिंग होती है, याद रखें। तो अगर आपको कभी फ्लिप होती हुई नजर आए तो आप डिस्क्राइब करेंगे, आप बोलेंगे ये रिफ्लेक्शन है। तो आप जब रिफ्लेक्शन में बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन है, तो फिर आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो निकालनी होगी। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? अब इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन वापस पढ़ें। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन is the perpendicular bisector of the line joining any point and its corresponding image. Line of reflection is the perpendicular bisector of the line joining any point and its corresponding image. अच्छा, एक टॉपिक यूनिट 7D आपने पढ़ा था, लोसा है, उसमें मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखाया था। अब लोसा है क्योंकि आईजीसीएसई के सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, तो अगर वो लोसाई का लेक्चर अगर आईजीसीएसई वाले बच्चों ने नहीं देखा, तो क्या उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है? क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बेसिक स्कूल में छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है। मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ, हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं मिसाल है ऑफ लाइन ए बी, एक लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? नाउ लेट्स ड्रॉ इट, राइट। लेट्स ड्रॉ अ लाइन ए बी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एंड यू हैव टू ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है। अच्छा, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा, नहीं ये लाइन मुझे सीधी सीधी तो लग रही है ना, या टेढ़ी तो नहीं है थोड़ी सी? एक मिनट, दोबारा अटेम्प्ट करने दे मुझे। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, सही है, सीधी है वैसे तो। पॉइंट ए है इसका, ये पॉइंट बी है, सही है। हाँ। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है? मुझे पॉइंट ए, लाइन ए बी का लाइन ऑफ मुझे लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, सही है। अब अगर मुझे लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ? सवाल ये पैदा होता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने कंपस की नोक, कंपस है ना, अच्छा, कंपस को ना एग्जामिनर पेयर ऑफ कंपसेस कहता है। व्हाई डू द एग्जामिनर कॉल इट अ पेयर ऑफ कंपास एट टाइम, जो लोसाई के टॉपिक में भी मैंने बताया होगा। तो पेयर ऑफ कंपास इसलिए कहता है कि आपको पता है कंपास की दो दो चीजें होती हैं, एक में पेंसिल लगती है और एक में कंपास की नोक होती है। तो तरीका ये होगा कि कंपास की नोक को आप रखेंगे ए पर, और आप अंदाजे से मोर देन हाफ खोलेंगे कंपास को। कंपास की नोक को आप यहाँ प्लेस करेंगे, कंपास की नोक को आप प्लेस करेंगे ए पर, और मोर देन हाफ खोलेंगे। अच्छा, मोर देन हाफ कितने, अंदाजा तो हो जाएगा कि भाई, एक मिसाल है, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि हाफ है, यहाँ तक मुझे लग रहा है हाफ है, तो मोर देन हाफ यहाँ कहीं तक होगा। तो ए पे अगर मैं अगर कंपास की नोक रखूंगा और मैं मोर देन हाफ खोलूंगा, मोर देन हाफ खोल के मैं एक आर्क बनाऊंगा ऊपर और एक आर्क बनाऊंगा मैं नीचे। सोचो, मोर देन हाफ खोल के, मोर देन हाफ खोल के एक आर्क बनाऊंगा ऊपर, एक आर्क बनाऊंगा नीचे, ऐसे आर्क बन जाएगा, और एक आर्क नीचे बन जाएगा। कंपास की नोक ए पे रख के एक आर्क ऊपर बनाया, एक आर्क नीचे बना दिया। अच्छा, कंपास की नोक फिर बी पे चली जाएगी, और जितना खोला हुआ है उतना ही खोले रखेंगे, और एक आर्क आप बनाएंगे यहाँ पर, और एक आर्क बनाएंगे आप यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं, दोनों आर्क्स मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो भी नोट करें और यहाँ भी नोट करें।
और फिर उसके बाद आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें। जब इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा होशियारी करके ना मूवमेंट कर देता हूँ थोड़ी सी। हाँ, ये होशियारी तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। होशियारी नहीं करूंगा, टीचर कैसे कहलाऊंगा फिर। सही है। तो ये जो है, ये आप देखें, ऐसा बन जाएगा। और आप देखेंगे, बाकायदा नोट करेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा होगा, और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर भी होगा। कंपास की नोक ए पे रखनी है, पेंसिल वाली साइड खोलनी है, मोर देन हाफ अंदाजे से खोल के एक आर्क ऊपर बनाना है और एक नीचे बनाना है। फिर वही कंपास की नोक बी पे रखनी है, और जितना खोला हुआ था मोर देन हाफ उतना ही खुला रखेंगे, और एक आर्क ऊपर बनाएंगे और एक आर्क नीचे बनाएंगे। दोनों आर्क्स ऊपर भी मिलेंगे और दोनों आर्क्स नीचे भी मिलेंगे, इनको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये एक्टिविटी की होगी ना आप लोगों ने कभी, आईजीसीएसई वालों, कहीं ना कहीं तो किया होगा। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एक तरीका ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ज्वाइन एनी ऑब्जेक्ट पॉइंट टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मिसाल है, अगर आपको एक ट्राइंगल पता है और उसकी इमेज ट्राइंगल भी आपको पता है, कोई भी एक पॉइंट लेके उसको उसकी इमेज से ज्वाइन कर लो और उस दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, LOR, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आप लोगों को परपेंडिकुलर, अच्छा, जब भी ऑब्जेक्ट है इमेज भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट से ज्वाइन किया, मतलब ट्राइंगल, अगर आपको ट्राइंगल गिवन होगा तो ट्राइंगल की इमेज गिवन होगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का खुद अंदाजा लगाना होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब ये वाला अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट था तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला है ना। ये तो नहीं कहूंगा इसकी इमेज ये है, इस वाले की इमेज ये है, इस वाले की इमेज ये है, इस वाले की इमेज ये है। इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट को कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास से बना लेंगे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। एक ये तरीका है जिसमें हमें कंपास उठाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, लिहाजा आपको कंपास उठाने वाली अप्रोच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर इतनी मेहनत आप कब से कर रहे हैं, पहले ही बता देते कि बगैर कंपास की काम हो सकता है। आदत है भाई, उस्ताद का काम ही मेहनत करना है। दिल चाहता है कि जान मार के सब बता दिया जाए, जितना जानते हैं बच्चे को भी बता दिया जाए। तो इसीलिए मैंने बताया कि एक तरीका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाली अप्रोच है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे भी आएगा, लिहाजा ये बनाने तो आपको आना ही चाहिए। इसलिए ये एक्टिविटी मैंने आपको यहाँ पर करवा दी। तो मेथड 1 कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज से ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, उसका इक्वेशन ढूंढ लो। अगर उसका इक्वेशन देना है ना, तो ग्रिड पे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनी हुई होगी, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वेशन ढूंढने का तरीका क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी दो पॉइंट्स लेके ग्रेडियंट निकाल लो, एक ग्रेडियंट और एक पॉइंट रखकर आप प्लस सी निकाल लो, या अगर प्लस सी वाई इंटरसेप्ट आपको वही नजर आ रहा है तो वहीं से रीड कर लो, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में इक्वेशन दे दो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्किल्स आएंगी वहां पर, वो चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, मेथड 2 है विदाउट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पता चल जाए, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पता चल जाए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका बगैर कंपास के, वाह भाई वाह, बगैर कंपास के, ये कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि अगर आपको बता दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए है और एक इमेज पॉइंट है ए प्राइम, और आपको उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उसका तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी है और वर्टिकल भी बनानी है। इसी तरह इमेज से भी आपने हॉरिजॉन्टल भी लाइन बनानी है, वर्टिकल भी बनानी है। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट इनका यहाँ पर आएगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा।
ये चीज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में बताता हूँ। मिसाल एक पॉइंट ए है 4,6, ए 4,6, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -6,4 है, और मुझे कोई कहता है कि लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो एक तरीका तो ये है कि मैं लाइन ए बी ज्वाइन करूंगा, ए को बी से ज्वाइन करूंगा, मोर देन हाफ खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बी पे रखूंगा एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, नीचे भी इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ऊपर भी इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, ज्वाइन कर लूंगा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। एक तरीका तो ये कंपास वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से दो लाइंस बनाए आप, पॉइंट ए से आप दो लाइंस बनाए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो मैंने वर्टिकली एक लाइन बनाई, अगर मैं मिसाल इसको थोड़ा नीचे तक भी ले गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल बनाई, थोड़ा एक्सटेंड कर दी, फिर पॉइंट बी से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, पॉइंट बी से मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई। तो, तो ए की वर्टिकल और बी की हॉरिजॉन्टल भी कहीं मिलेंगी, और ए वाली हॉरिजॉन्टल और बी से वर्टिकल भी कहीं मिलेंगी, और ये जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इनको ज्वाइन कर लें। देखें ए से ए की वर्टिकल और बी की हॉरिजॉन्टल मिले, पॉइंट नोट कर लिया, लाइन बनी हुई नहीं होगी ये वाली, पॉइंट नोट कर लिया। फिर ए की हॉरिजॉन्टल, ए से हॉरिजॉन्टल और बी से वर्टिकल, ये भी कहीं मिली, ये ग्रीन पॉइंट मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ, एक पॉइंट ये आया एक पॉइंट ये आया, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई। मैंने ये भी बताया कि देखिए यहाँ से अगर वर्टिकली आप 10 यूनिट्स नीचे आए होगे तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली 10 यूनिट्स ही होंगे, इसी तरह यहाँ पर 10 यूनिट्स है तो ये भी 10 है, तो बेसिकली ये स्क्वायर बन जाता है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल एक स्क्वायर बन जाता है, सारी साइड सेम होती है इसलिए स्क्वायर होता है। तो अगर ए से रिफ्लेक्शन होके बी तक पहुंचे हैं और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने का कहा जा रहा है और इसका इक्वेशन भी निकालने का कहा जा रहा है, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने का तरीका तो बता दिया, यहाँ से वर्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से वर्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी। अच्छा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वेशन कैसे आएगा, इक्वेशन तो मैंने यहाँ पर नहीं निकलवाया हुआ, निकाल लेते, इक्वेशन भी ढूंढ लेते। इक्वेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले फॉर्म यूज करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ लाइन y एक्सिस को कट करती है, तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y एक्सिस को ओरिजिन से कट कर रही है, लिहाजा c तो 0 हो गया, ग्राफ पे देख लें आप। और ग्रेडियंट निकालने के लिए आपने कोई दो पॉइंट्स नोट कर लिए, जैसे एक पॉइंट ले लिया 0,0 और एक पॉइंट मैंने ले लिया 4,-4। अब ग्रेडियंट निकाल लो y2 माइनस y1 -4 - 0 अपॉन x2 - x1, 4 - 0, -4 - 0 अपॉन 4 - 0, इट्स -1। ग्रेडियंट आ गया -1, तो इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू mx प्लस c, m आपका -1 आया, तो -x प्लस c, और c आपका 0 है, तो -x प्लस 0, लिहाजा ये y इक्वल्स टू -x इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन आ गया आंसर। समझ रहे? तो इस तरह से आप जो है वो निकाल सकते हैं इक्वेशन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का। बात समझ आ रही है? मुझे बताएं, ये जो मैंने केस नंबर 2 आपको बताया है, क्या ये समझ आया कि किस तरह से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ड्रॉ करनी है और किस तरह उसका इक्वेशन निकालना है? तो एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला तरीका कंपास के थ्रू, और एक मैंने बगैर कंपास वाला तरीका भी बताया। दोनों तरीके से आपको ये बता दिया कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पता चल जाए और आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सही है ना? क्लियर हो रही है बात? अच्छा देखिए, हम यहाँ हमने ना रिफ्लेक्शन की नोट्स, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर ली, हमें रिफ्लेक्शन समझ आ गया। अब अगर आप यहाँ भी देखें ना, तो ये रिफ्लेक्शन का जो हैंडआउट मैंने प्रिंट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस वर्कशीट के नाम से अपलोड किया हुआ है LMS पे, जिसका मैंने आपको कहा है कि अर्जेंट प्रिंट करवा लीजिएगा, तो ये आज ही हो सके तो आज ही, वरना फिर मैक्सिमम कल सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में प्रिंट करवा लीजिएगा, यकीन है, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम।
बिफोर नेक्स्ट क्लास आपको कुछ करके लाने पड़ेंगे सवाल। अब ये रिफ्लेक्शन के सारे पॉइंट्स हैं, मैंने जो अपने रिफ्लेक्शन के नोट्स बनाए उसमें से भी आप देखेंगे, सब चीजें आपको पता ही है। रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज फ्लिप्ड ओवर अ लाइन। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट एक लाइन के ऊपर फ्लिप हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। पहला पॉइंट फ्लिपिंग वाला आ गया, ये भी मैंने बताया था। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द मिरर लाइन और एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बताया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन, मींस द ऑब्जेक्ट फेसेस द अदर वे। अच्छा, ओरिएंटेशन फेस होने का मतलब मैं आपको ये भी बताऊं, ये इसकी वजाहत भी बता दूं कि अगर ट्राइंगल ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था ना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जैसे मिसाल है, ये आपका ऑब्जेक्ट था और फ्लिप होने के बाद ये इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो इमेज के पॉइंट्स हो जाएंगे ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो अगर ए बी सी, अगर आप देखें ना, तो क्लॉकवाइज सेंस में कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ए बी सी। तो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो कोऑर्डिनेट्स के नाम अगर क्लॉकवाइज सेंस में थे तो उसकी इमेज के अंदर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएंगे। ये हो गया कि रिफ्लेक्शन डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन, मींस द इमेज फेसेस द अदर वे। आपको पता है कि इमेज का फेस ही पलट जाता है, फ्लिप हो जाता है ना, इसलिए इमेज फेसेस द अदर वे। ओरिएंटेशन जो प्रिजर्व नहीं होती, इसका ये मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स अगर क्लॉकवाइज थे तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अंडर रिफ्लेक्शन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज, शेप एंड साइज ऑफ एन इमेज रिमेन सेम एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज और शेप सेम रहता है क्योंकि ये आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। The mirror line is the perpendicular bisector of the line joining any object point and its corresponding image point. ये भी बताया हुआ है। Any point on the mirror line undergoes no change in a transformation. That means the object is invariant. Invariant point वो होता है जो line of reflection पर lie करता है। Mirror line can be in any direction, that is horizontal, vertical or inclined. Slanting line मतलब horizontal भी हो सकती है, vertical भी हो सकती है, slanting भी हो सकती है। फिर how to reflect in objects on a graph paper. तो ये मैंने आपको जो मेथड्स बताए थे, मुख्तलिफ बताए थे, उसमें उसने एक मेथड लिखा हुआ। बिफोर रिफ्लेक्टिंग वी नीड टू नोट वेयर द मिरर लाइन इज, देन मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर लाइन। जो कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टली जाके वर्टिकल हो जाओ या वर्टिकल जाके हॉरिजॉन्टल हो जाओ। तो मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर लाइन, मस्ट हिट द मिरर लाइन एट द राइट एंगल। अच्छा, तो ये वो वाला मेथड बता रहा है, सॉरी, ये परपेंडिकुलर बता रहा है कि अगर ए से लेकर मिरर लाइन तक परपेंडिकुलर ले जाओ, मस्ट हिट द मिरर लाइन एट द राइट एंगल, ये वाला मेथड बता रहा है। Measure the same distance again on the other side of the mirror line and place a dot. Join the new dots. तो ये मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तो परपेंडिकुलरली मूव करें और इमेज में परपेंडिकुलरली उतनी डिस्टेंस मूव करें। ये वाला मेथड बता रहा है। जो हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल होने वाला, वर्टिकल जाके हॉरिजॉन्टल वाला, वो मैंने आपको बताया था, वो यहाँ नहीं लिखा। फिर कोऑर्डिनेट्स रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। एक्स एक्सिस अगर है तो साइन ऑफ वाई चेंजेस, वाई एक्सिस में साइन ऑफ एक्स चेंजेस, वाई को एक्स में स्वैप, वाई को माइनस एक्स में स्वैपिंग और साइंस चेंज। देख रहे हैं, सारी बातें वही। How to find the axis of reflection and its equation? अगर if the object AB is reflected onto A prime B prime, then either join A to A prime or B to B prime and construct the perpendicular bisector. अब कंस्ट्रक्शन का तरीका वही है, कंपस वाला, तो मैंने आपको कंपस वाला मेथड बताया, बगैर कंपस वाला नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, कंपस वाला लिखा हुआ। देन लाइन L इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। उसका इक्वेशन निकालने के लिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसने कॉम्प्लेक्स मेथड बताया हुआ है कि फाइंड द मिड पॉइंट एंड देन फाइंड द ग्रेडियंट एंड द नेगेटिव रेसिप्रोकल। वो सारी चीजें मुश्किल वाली हैं, मैंने आपको आसान बताया कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनी हुई है उसी के 2 पॉइंट्स नोट करके ग्रेडियंट निकाल लें और वहीं से वाई इंटरसेप्ट देख लें अगर नजर आ रहा है, वरना वो भी निकाल सकते हैं। अब ये मैं आपके सामने सवाल रख लेता हूँ। अब देखिए, ये सवाल आ गया, चंद चंद पार्ट्स में आपके सामने रख देता हूँ, बाकी इस पूरे हैंडआउट का सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस वर्कशीट के नाम से जो LMS पे अपलोड किया है, वो हैंडआउट आप प्रिंट करवा लेंगे, और जो आंसर्स ऑफ प्रैक्टिस वर्कशीट के नाम से, उसमें सारे आंसर्स मौजूद है। तो जब प्रैक्टिस आप करोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, आपको नजर आ जाएगा। अब देखें,
ड्रॉ द इमेज ऑफ ईच ट्राइंगल बिलो अंडर रिफ्लेक्शन विद गिवन एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, उस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम ए दिया है इसने, और कह रहा है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है, आपको रिफ्लेक्ट करने का कह रहा है। तो आप सोचो ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्स एक्सिस आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? हैंड आउट होगा तो फटाफट कर लोगे। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी आपकी नीचे इमेज हो जाएगी। तो 1 बाय 1 पॉइंट मार्क करो। अपने का एक पॉइंट मार्क करता हूँ, 1। फिर इसकी मार्किंग आपने की नीचे। अच्छा इसका देखें, एक्स एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 ऊपर है, 4 नीचे हो जाए, 1 2 3 4। इसी तरह इसको आप देखें तो ये वाला पॉइंट जो है ये एक ऊपर है, एक नीचे आ जाएगा, यहाँ मार्क कर दिया। अब देखें 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया आपने, इसको भी रिफ्लेक्ट किया, इसको भी रिफ्लेक्ट किया, इसको भी रिफ्लेक्ट किया। अब 3 पॉइंट्स नए आ गए, इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। ये आपका इमेज बन गई। ऐसे बनती है इमेज एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में कैसे रिफ्लेक्शन होगी भाई? तो ये पॉइंट है, अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो ये 1 राइट है। अब देखें आप फ्लिपिंग भी देख रहे हैं, जो ट्राइंगल ऊपर पड़ा हुआ था ना, फ्लिप होके कल्टी खा के फ्लिप होके नीचे चला गया। ये चीज फ्लिप हो गए, ऊपर थी ये नीचे चली गई, ऊपर वाली चीज नीचे चली गई। देख रहे हैं? तो फ्लिपिंग हो रही है, फ्लिप होके करवट लेकर, जैसे आप सीधी करवट पे सो रहे थे और आपने अचानक करवट को उल्टी तरफ कर दिया तो ये फ्लिपिंग हो गई आपकी। या आप सीधे सो रहे थे और अचानक आप उल्टे हो गए तो ये आप फ्लिप हो गए। सर रिफ्लेक्शन की लाइन अगर वाई एक्सिस है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वाई एक्सिस है, तो फिर क्या करेंगे? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर वाई एक्सिस है तो फिर नोट करें आप, वाई एक्सिस से एक राइट तो एक लेफ्ट। ये पॉइंट आपने मार्क किया। फिर आप यहाँ देखें, 1 2 3, 3 राइट, 1 2 3, 3 लेफ्ट। यहाँ देखें आप, 1 2 3 4, 4 राइट तो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट। ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब इनको आप ज्वाइन कर लें। ये आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो आपकी इमेज बन गई। इसी तरह जब वो कह रहा है लाइन एक्स इक्वल टू 1 है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स इक्वल टू 1। अच्छा आप देखें, जो लाइन ये एक्स इक्वल टू 1 आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो जो लाइन अलग अलग लाइन है वो आपने पहले ड्रॉ कर ली। अब आप देखें, जो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई कर रहा है, अच्छा इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तो रूल्स भी आपको पता थे। तो 0 1 जो है, 0 1 एक्स एक्सिस की वजह से क्या होता है, वाई की साइन चेंज होती है, 0 - 1 बन जाता है। तो आप 0 - 1 प्लॉट कर दें। रूल रूल बेस्ड काम भी कर सकते थे। जो 1 4 है उसमें वाई की साइन चेंज हो जाएगी, 1 - 4। तो देखिए 1 - 4 आ गया। अच्छा जो -3 1 है, -3 1 है, साइन ऑफ वाई चेंज होने की वजह से -3 - -1, तो ये वाला आ गया। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू -x है, तो बगैर लाइन बनाए भी आप रूल बेस्ड काम कर सकते। बट मैंने फिर भी कॉन्सेप्चुअली करवाया, रूल बेस्ड काम नहीं करवाया। अच्छा देखिए लाइन एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक एक पॉइंट आपको एक्स इक्वल टू 1 पे ही मिल रहा है। क्या करूं इस पॉइंट का? ये होगा इनवेरिएंट पॉइंट। ऐसा पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट कहलाता है। दिस पॉइंट विल बी इनवेरिएंट। इसके अलावा बाकी सबको चेंज कर लें, 1 2 3, 3 राइट तो 3 लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ आ गया। अच्छा 1 2 3 4, दूसरा 4 राइट है तो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट हो गया। अच्छा ये एक पॉइंट यही रहेगा, एक पॉइंट इनवेरिएंट है तो वो यही रहेगा। इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, ये आपकी इमेज बन गई। अच्छा वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन के लिए क्या करेंगे? तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन बना लें पहले।
ये y इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी अब। कैसे बनी? ये बनाना सिखाई थी। x1 पे y1, x0 पे y0, x2 पे y2। तो आप टेबल बना के लाइन बना लेंगे, लाइन y इक्वल टू एक्स बन गई। अच्छा, अब देखिए जो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर है वो इनवेरिएंट पॉइंट है, तो उसकी इमेज यहीं पर होगी। सब बाकी आप देख लें, रिफ्लेक्ट करने का तरीका बताया था। ये पॉइंट है, या तो डायगनली चले जाए परपेंडिकुलरली तो यहाँ आ गए, आधा आधा डिस्टेंस है तो आधा आ गया। ये तरीका भी आपको आता है, इसकी इमेज यहाँ आ गई। अच्छा ये देखें आप, एक दो, दो डिस्टेंस है तो एक दो, ये परपेंडिकुलर वाला तरीका भी आपको आ गया। अच्छा इसका और तरीका क्या था? वर्टिकल जाके हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल हो जाए, या एक दो तीन चार हॉरिजॉन्टल, एक दो तीन चार वर्टिकल हो जाए। हर लिहाज से ये 3 पॉइंट्स आ गए। अच्छा इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, ये आपकी इमेज बन गई। समझ रहे नहीं समझ रहे? कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? इसी तरह y को 2 है तो वो बना लेंगे, y को -x है तो वो बना लेंगे, तो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। फिर क्वेश्चन 2 के अंदर आपको जो है इसी तरह लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी हुई है, y को -x+1 टेबल बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। y को x+4 की लाइन भी बन जाएगी, लाइन पहले ड्रॉ होगी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट करना तो समझाया था। अच्छा ये ऑब्जेक्ट इमेज गिवन है, आपको बोल रहा है बताओ ड्रॉ द मिरर लाइन एंड फाइंड इट्स इक्वेशन। यहाँ देखकर पता चल रहा है कि x एक्सिस है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देखकर पता चल रही है y एक्सिस है। जहाँ नहीं पता चल रही, जहाँ वर्टिकली, मतलब अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वर्टिकल होगी ना तो फ्लिपिंग हॉरिजॉन्टली होगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली होगी तो फ्लिपिंग वर्टिकली होगी। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो फ्लिपिंग वर्टिकल, वर्टिकल फ्लिप है, वर्टिकल फ्लिप है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लिप है तो वर्टिकल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर स्लांटिंग फ्लिप है, मतलब वर्टिकली नहीं है हॉरिजॉन्टली नहीं है, तो फिर इसका मतलब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन स्लांटिंग होगी। और तरीका क्या बताया था? कोई भी एक पॉइंट पकड़ लें, कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज पकड़ लें, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से भी बनाए, वर्टिकल भी बनाए, और यहाँ से भी वर्टिकल बनाए, हॉरिजॉन्टल बनाए, जब 2 पॉइंट्स मिलेंगे उनको ज्वाइन करके लाइन बना लें। या ये भी बताया था कि एक पॉइंट को इससे ज्वाइन करें और उसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बनाने के लिए आर्क ऊपर आर्क नीचे, यहाँ से सॉरी यहाँ ज्वाइन कर लें तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। मुख्तलिफ तरीके बताए थे आपको, सही है। तो अब आपने करना ये है कि मैंने इस वक्त आपको क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स कराए हैं और थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है क्वेश्चन 2 का और क्वेश्चन 3 का। सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करवा सकता, तो अब आपने करना ये है कि जो मैंने आज सिखाया है उसके नोट्स बना लेने रिफ्लेक्शन के। मैं पूरा हैंडआउट आपको ट्रांसफॉर्मेशन का शेयर करूंगा, तो आपने नोट्स बना लेने। और नोट्स बनाने के बाद ये हैंडआउट रिफ्लेक्शन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का 21 पेजेस का हैंडआउट प्रिंट करवा लेना है, प्रिंटर है तो खुद कर लेंगे। और फिर रिफ्लेक्शन के तमाम सवालात करके नेक्स्ट क्लास में तशरीफ लाना है इंशाल्लाह। रिफ्लेक्शन के तमाम सवालात करके नेक्स्ट क्लास में तशरीफ लाने हैं। और जो मसले मसाइल दिक्कत परेशानी है मुझसे पूछनी है, नहीं पूछेंगे तो फिर मिस हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, बता रहा हूँ। हैंड आउट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कदमों में आ जाएगा, सही है। लिहाजा सवालात करके, ट्रांसफॉर्मेशन के सवालात करके, रिफ्लेक्शन के हैंड आउट वाले, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन बस। कहाँ तक? कितने सवालात? ट्रांसलेशन से पहले पहले क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन 5 तक सवालात करके आप पेश होंगे, जिस सवाल में मसला होगा मैं आपको खुद करवाऊंगा, फिर मैं ट्रांसलेशन में मूव करूंगा इंशाल्लाह, सही है। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हैंड आउट प्रिंट करके रिफ्लेक्शन के तमाम सवाल करके नेक्स्ट क्लास में जरूर लाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।